गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सबके पेपर अच्छे जा रहे हैं। चलो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पेपर BEGE 141 हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन पेपर जो है एनालाइज करने वाली हूँ। एक तो दिसंबर 2022 का करूँगी और एक दिसंबर 2024 का, सॉरी जून 2024 वाला करूँगी मैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो दो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और इसमें ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पेपर, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत डिटेल वीडियो बनने वाली है और अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, तो बैचलर इन इंग्लिश जनरल टर्म एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, BEGE अंडरस्टैंडिंग प्रोज, तो ये आपका पेपर का नाम है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 100 मार्क का आपका पेपर होगा। ठीक है, दिस इज़ अ पेपर हैज़ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन होंगे उसमें, मतलब 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होगा, ABC या 1 2 3 करके। ठीक है, उनमें से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। ठीक है, फिर हम चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट। आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं ऑन द फॉलोइंग इन 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, नैरेटिव, ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज और बायोग्राफी एज एन आर्ट। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे लिखने हैं आपने। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपको 2 करने हैं या 3 करने हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो देखो पहले वाले पॉइंट में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है आपको किसके बीच में, प्रोज और पोइट्री के बीच में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रोज क्या होता है, पोइट्री क्या होती है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है दोनों का। ठीक है, फिर है नैरेटिव प्रोज। नैरेटिव प्रोज क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए नैरेटिव प्रोज। और आपको ये पता है होता है कि जो प्रोज होते हैं वो कई तरह के होते हैं और जो इनके जो प्रोजेस, नैरेटिव प्रोजेस की क्या होती है, कई तरह की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बतानी है, आपको नैरेटिव प्रोज बताना है आपको उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक फॉर्म के बारे में पूछा गया, नैरेटिव प्रोज। नैरेटिव प्रोज होता क्या है। तीसरा है ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो ये ईजी क्वेश्चन है। देखो ये जो तो अभी तक आए ना, ये दोनों रिपीटेड है। ठीक है, ऑलरेडी। और जो फिगरेटिव लैंग्वेज जो हम बताते हैं इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी सेंटेंस का या किसी भी स्टोरी का जो है उसको फिगर कर पाना, सो दैट मतलब वी कैन अज्यूम द फिगर ऑफ एनी स्टोरी, एनी नॉवल। मतलब फिगरेटिव को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कोई स्टोरी है, उसके फिगरेटिव मतलब पूरा का पूरा उसका ढांचे को समझ पाना, फिगरेटिव उसको आकलन कर पाना। ठीक है, वो बताना है आपने। उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आपने यहाँ पे बताना है। फिर है बायोग्राफी एज एन आर्ट, कि बायोग्राफी लिखना इज़ एन आर्ट, कि वो एक आर्ट है, ये आपने बताना है। कैसे है वो आपने बताना है यहाँ पे, कि किसी की भी हम बायोग्राफी लिखते हैं ना, जीवनी लिखते हैं, तो वो लिखना एक आर्ट है, बट कैसे है ये आपने बताना है यहाँ पे, आर्ट फॉर्म में बताना है। ठीक है, अच्छा ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। फिर नीचे आ जाते हैं हम, ये हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देखोगे सेकंड क्वेश्चन हमारा आ गया, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 300 वर्ड्स। कोई 2 करने हैं आपने इसमें से, सेक्शन बी में से, और 300 वर्ड्स में आपने लिखना है। तो पहला है आपका डिस्क्राइब गांधीज विजिट टू द काली टेम्पल। ठीक है, एंड द इफेक्ट इट हैड ऑन हिम। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गांधी जी जब एक बार काली टेम्पल गए थे, काली टेम्पल क्या किया था, विजिट किया था उन्होंने, तो उस चीज़ का उन पर क्या प्रभाव पड़ा था, मतलब क्या चेंजेस आए थे उनके जब उन्होंने काली टेम्पल वो गए थे, किस तरह से उनका मानसिक या फिर इमोशनल जो भी प्रभाव उनके ऊपर पड़े थे, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आपने। तो यहाँ पर भी प्रोज से लाइन उठाई गई है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका आउटलाइन द पोर्ट्रेट ऑफ प्रिंस एल्बर्ट। ठीक है, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। एज सीन इन स्ट्रेचिस बायोग्राफी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो यहाँ आपने क्या बताना है कि जो स्ट्रेचिस जो बायोग्राफी है ना, इनकी जो बायोग्राफी है क्वीन विक्टोरिया पर, उसमें उन्होंने प्रिंस एल्बर्ट को किस तरह से पोर्ट्रे किया है, मतलब प्रिंस एल्बर्ट को किस तरह से उन्होंने दर्शाया है, उस चीज़ को आपने यहाँ पर बताना है।
डिटेल में। उसके लिए आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार वैसे आ चुका है, जून में भी आ चुका है ये, ठीक है, और अब ये दिसंबर में भी मैं ऑलरेडी दिखा रही हूँ आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको करके जाना। इसमें यहाँ पे प्रिंस एल्बर्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ क्वीन विक्टोरिया पे पूछ लिया जाए या फिर स्ट्रेसिस पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस नाम की जगह पर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये रिपीटेड है, हमेशा आता है, इसको अच्छे से करके जाना। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में ना आपको प्रिंस एल्बर्ट को मेन स्ट्रीम में रखना है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी आपको बायोग्राफी लिखनी है। बायोग्राफी मतलब जो ये इनकी जो बायोग्राफी है ना, इसको आपको शॉर्ट में बना देना है। 20 मार्क का क्वेश्चन बना देना है इसको आपको, सॉरी 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बार रिपीट हो चुका है, ये जून में भी और दिसंबर में भी। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द बर्मीज फ्रॉम द एसे शूटिंग एन एलिफेंट। ये एक ऐसे है शूटिंग एन एलिफेंट। इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द बर्मीज, कि ये जो ऐसे है इसमें जो बर्मीज है, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है कि इनके बारे में क्या बताया गया है, क्या उस इन बर्मीज के बारे में जो भी उनके बारे में लिखा गया है या बोला गया है, किस तरह से बर्मीज़ को एक फिगर आउट किया गया है इस ऐसे में। शूटिंग एन एलिफेंट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बार बार आया हुआ है। तो वो आपने इम्प्रेशन का मतलब हो गया कि क्या आप पे प्रभाव पड़ा उस चीज़ का, ठीक है, इनके संदर्भ में बताना आपने, बर्मीज़ के संदर्भ में। और ये क्वेश्चन आप जितने स्टार देना चाहो दे सकते हो, 100% आपका क्वेश्चन आता है, ये हमेशा आता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। चलो सी सेक्शन में आ जाते हैं हम। यहाँ पर आप देखोगे आपका आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 600 वर्ड्स। देखो 600 इसलिए बोला क्योंकि 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपने करने हैं 60 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। व्हाट कंपेल्स आयोना टू इवेंचुअली टेल हिज स्टोरी टू द मेयर इन द शॉर्ट स्टोरी माइस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है हमें। तो इसमें बेसिकली आपने बताना क्या है, जो इनकी स्टोरी है ये माइजरी, इसमें आयोना ने ये बताया है कि जो ह्यूमंस हैं वो किस तरह से जो एक दूसरे के प्रति वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि जो माइजरी है उसमें किस तरह से ह्यूमन इनसेंसिटिविटी बढ़ी है, किस तरह से ह्यूमन जो है वो एक दूसरे के प्रति इनह्यूमन हो गए हैं। इनह्यूमन मीन्स इनह्यूमन तो नहीं बताएंगे बट इनसेंसिटिव हो गए हैं, कोई सेंसिटिविटी बची नहीं है। अब जैसे तुम फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कहीं जाते हो, कहीं किसी को चोट लग जाती है, कोई गिर जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं कोई किसी को मोलेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय कहाँ पर क्या करते हैं, वो वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। यही हो रहा है ना। तो यही तो इनसेंसिटिविटी होती है ना, कि हम लोग कहीं ना भूलते जा रहे हैं उस ह्यूमैनिटी को। तो वो यहाँ पर आपने बताना है कि व्हाट कंपेल्स इयोना टू इवेंचुअली टेल हिज स्टोरी टू द मेयर इन द शॉर्ट स्टोरी माइस्ट्री। तो यहाँ पे आपने उस चीज़ को बताना है यहाँ पर, ठीक है, कि उन्होंने ये जो चीज़ थी इसको किस तरह से उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया। फिर है आपका एनी फ्रैंक्स डायरी रिवील्स द ट्रॉमा ऑफ द हॉलोकॉस्ट, कमेंट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पर भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एनी फ्रैंक्स डायरी जो इनकी है उसका जो यंगर नाम से है, ठीक है ना, यंगर रिवील्स द ट्रॉमा ऑफ द हॉलोकॉस्ट, कमेंट विद द एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये जो डायरी है इनकी एनी फ्रैंक्स, इसमें आपने कमेंट विद एग्जांपल्स जो है हॉलोकॉस्ट आपको ये सारा बताना है इसके बारे में, और विद कमेंट और एग्जांपल भी देने। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको कर लेना। नेक्स्ट है आपका हाउ डज लॉरेंस स्पीच माई फाइनल आवर। ये भी एक प्रोज है। फाइनल आवर का मतलब होता है कि अंतिम दिन या मेरे आखिरी घंटे, मतलब इस तरह से यूज़ करते हैं। प्रोजी तो पढ़ रहे हैं ना हम। तो हाउ डज लॉरेंस स्पीच फाइनल आवर रिफ्लेक्ट हर कमिटमेंट टू सोशल कॉजेज़, गिव अ रीजन आंसर। देखो इसमें आपने बताना क्या है कि जो लॉरेंस की जो स्पीच थी जिसको उन्होंने इस नाम से इन्होंने इनका जो पब्लिश हुई थी, वो किस तरह से सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं, ठीक है, उन पर कमेंट किए हैं उन्होंने, किस तरह से वो कौन से सोशल इश्यूज़ थे जो उन्होंने बताए हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं उनकी इस स्पीच में। मतलब अपनी स्पीच में उन्होंने कौन कौन से सोशल कॉजेज़ को बताया है। और गिव अ रीजन आंसर, रीजन आंसर का मतलब होता है कारण सहित, कि कारण सहित वो आपको आंसर्स लिखने हैं कि क्यों बताए हैं, ठीक है, रीज़न भी देने हैं आपको। फिर है एटकिंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया मेक हिज ट्रेवलॉग बोथ इंटरेस्टिंग एंड informative. Do you agree? Give reasons.
देखो जो एटकिंस है, एटकिंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल डिफरेंस, जो एटकिंस थे जब उन्होंने जो ट्रैवल किया था कहाँ, इंडिया के नॉर्थ और साउथ को जब देखा था और उनके बीच उन्होंने जो कल्चरल डिफरेंस पाया था, ठीक है, तो उसका उन्होंने अपने ट्रैवल ब्लॉग में जो डिस्क्राइब किया है उस चीज़ को, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग भी थी और इन्फॉर्मेटिव भी थी। गॉट इट। तो अगर आप उस चीज़ से एग्री करते हो, पूछा है यहाँ पे कि आप उससे एग्री हैं, अगर एग्री हैं तो रीज़न के साथ यहाँ पर आपने बताया। कहने का मतलब ये है कि जब एटकिंस ने जो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को देखा था और अपने ट्रैवल ब्लॉग क्या होता है, यात्रा वृत्तांत, जब अपना यात्रा वृत्तांत बताया था तो उसमें उसको किस तरह से इन्फॉर्मेटिव था और वो किस तरह से इंटरेस्टिंग था, ये आपने यहाँ पे बताना। गुड, चलो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। 7th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ मार्शियन लैंडिंग एज सीन बाय द नैरेटर। तो यहाँ पर आपको उस घटना के बारे में बताना है, जो मार्शियन लैंडिंग की जो घटना थी उसके बारे में बताया, जो नैरेटर ने जिस तरह से देखा है, बताया है, ठीक है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है आपने। और यहाँ पर भी जो है एक जो प्रोज का एग्जाम्पल दिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और आई होप कि आपने प्रोज अच्छे से पढ़े होंगे, तो वही आपने इस जो नैरेटर की जो लैंडिंग है उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। आई होप ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक दूसरा यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर। अब ये मेरे सामने है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे एंड यू विल बी सरप्राइज कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो देखो फटाफट से कर लेते हैं इसमें। देखो यहाँ पे आ गया आपका, पहला रिपीट हो गया, डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। दूसरा नैरेटिव प्रोज, व्हाट इज स्पीच, स्पीच क्या होती है उसके बारे में आपने बताना है। और फॉर्म्स ऑफ प्रोजेस, जो प्रोजेस हमारा तो क्वेश्चन पेपर ही प्रोज का है ना, तो कितने तरह के प्रोज होते हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैव द इंग्लिश पीपल इन बर्मा। देखो बर्मा हम पहले भी कर चुके हैं, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर डिस्क्राइब किया था, पोर्ट्रे इन ओवर्स ऐसे शूटिंग एन एलिफेंट। तो इसमें आपने जो ओवर्स का जो ऐसे है ना, शूटिंग एन एलिफेंट, उसमें जो बर्मीज़ हैं उनको किस तरह से दर्शाया गया है, उनको किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द किंकेड्स व्यू ऑफ इंग्लैंड एज अ चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम हर व्यू आफ्टर शी विजिटेड द कंट्री एज एन एडल्ट। इसमें क्या है कि जो किंकेड हैं, ठीक है, वो जब इंग्लैंड में गए थे, ठीक है, एज अ चाइल्ड, और जब व्हेन हर विजिट आफ्टर अडल्ट, मतलब किंकेड जब इंग्लैंड गई थी एज अ चाइल्ड के रूप में और फिर एज अ अडल्ट के रूप में, तो उन्होंने किस तरह से चीज़ों को वहाँ पर देखा या उनके व्यूज़ बताने हैं आपने। कि मान लो देखो फॉर एग्जांपल, आप जब बचपन में होते हो ना, आप गांव जाते हो, जब छोटे होते हो तो आप जब गांव जाते हो, है ना, तो आप गांव को किस नज़र से देखते हो। लेकिन जब आप अडल्ट होकर जाते हो ना, बड़े होकर जाते हो, तब आपको गांव के प्रति आपका क्या नज़रिया होता है, आपकी सोच किस तरह से बदलती है, आप क्या क्या चेंजेस फील करते हो कि क्या होना चाहिए था वहाँ पर, क्या नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ें जो होती है ना, यही आपने यहाँ पर बताना है कि किनके जब एज अ चाइल्ड इंग्लैंड गई और जब एज अ अडल्ट इंग्लैंड गई, तो उनके जो फॉर्म ऑफ व्यू, जो उनका व्यू था ना, वो किस तरह से क्या था, मतलब क्या उन्होंने फील किया, वो आपने यहाँ पर बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन स्ट्रेस। देखो ये फिर से आ गया, ये दिसंबर में भी आया, अभी जो हम जो क्वेश्चन रिपीट किया उसमें आया हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन स्ट्रेसिस टेक्निक एज सीन इन हिज बायोग्राफी क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया की जो बायोग्राफी उन्होंने लिखी है ना स्ट्रेसी ने, उनकी क्या टेक्निक है, क्या टेक्निक्स उन्होंने यूज़ करी है, वो आपने यहाँ पर डिटेल में लिखनी है। 5th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉलोकॉस्ट और द ट्रॉमा ऑफ द ज्यूज फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी तुम देख रहे हो ना, बिल्कुल का बिल्कुल मतलब जीरोक्स कॉपी मार दिया, इस तरह से क्वेश्चन पेपर फील हो रहा है मुझे। द स्टोरी माइजरी, ये देखो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द स्टोरी माइजरी डील्स विद ह्यूमन इनसेंसिटिविटी टू अदर पीपल्स ग्रीफ डिस्कस। कि जो स्टोरी है माइजरी, इसमें जो ह्यूमन इनसेंसिटिविटी, जैसे मैंने बताया ना कि आजकल लोगों के में इनसेंसिटिव हो गए हैं, किसी को किसी की दुख तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो लोग फटाफट से रील्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये उन्होंने जो पीपल्स के जो अदर पीपल्स ग्रीफ है, जो दुख है, उसको लोग कहीं ना भूलते जा रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उस चीज़ को आपने डिस्कस करना है कि उन्होंने कैसे बताया उस चीज़ को। फिर है आपका 7th क्वेश्चन, हम आ जाते हैं 7th क्वेश्चन में, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ
मार्गरेट लॉरेंस स्पीच माय फाइनल आर, ये फिर से आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको करके जाना जो भी रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत वर्ड्स को इधर उधर करके जो है ये आपको पेपर में आ ही जाएगा ये वाला, मतलब सारे बोल रही हूँ मैं। तो डिस्कस द मेन फीचर ऑफ मार्गरेट लॉरेंस स्पीच माई फाइनल आर, जो मार्गरेट लॉरेंस हैं उनकी जो स्पीच थी कि माई फाइनल आर, उसके मेन फीचर्स क्या थे, किन चीज़ों को उन्होंने इसमें उठाया। इसमें उन्होंने उठाया था कि किस तरह से जो ह्यूमन इश्यूज़ हैं या जो भी तकलीफ़ें हैं इंसानों की या ह्यूमंस की, जो भी उन्होंने बताया था, ठीक है, वो सारे यहाँ पर बताने हैं आपने। जो सोशल कॉजेज़ थे उनके बारे में यहाँ पर आपने बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है। तो जो सोशल कॉजेज़ पे उन्होंने लिखा है ना, जो बताया वो सारा उन्होंने अपनी जो ये स्पीच में बोला है वो सब आपने बताना है। यहाँ पे 20 नंबर का है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज नेहरूज द क्वेस्ट ऑफ मैन गिव एन इंसाइट इनटू इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कि जो नेहरू का जो ये है जो इन्होंने लिखा था द क्वेस्ट ऑफ मैन के बारे में जो बताया गया है उन्होंने, वैसे तो उन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, तो इसके बारे में ये क्या पूछा गया कि गिव एन इंसाइट इनटू इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में नेहरू ने किस तरह से अपने क्वेस्ट ऑफ मैन में लिखा है, वो सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर बताना है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, यस इट्स द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो 9th क्वेश्चन में है कि बिल एटकिन, देखो ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इज़ मेकिंग फन ऑफ पॉलिटिशियंस इन ट्रेवल्स बाय ए लेजर लाइन, ये भी एक प्रोज है, ठीक है, ये प्रोज में से उठाया गया है। डू यू एग्री विद रीजंस फॉर योर आंसर्स, इसमें क्या कि जो बिल एटकिन ने अपनी जो इनका जो ये है मेकिंग फन ऑफ पॉलिटिशियंस इन ट्रेवल्स बाय ए लेजर लाइन, ये जो इनकी बुक है ना, इसमें इन्होंने जो पॉलिटिशियंस का है उसका मजाक उड़ाया है, ठीक है। मेकिंग फन ऑफ मीन्स मजाक उड़ाना, तो जो पॉलिटिशियंस का जो मजाक उड़ाया है ना, तो उसको अगर आप एग्री करते हो तो आपको रीज़न के साथ आंसर देना है, मतलब आपको रीज़न बताना है कि अगर एग्री करते हो तो ये आपको 20 मार्क का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन पेपर हो गए हमारे। अब मैं तुम्हें लेटेस्ट दिखाने वाली हूँ, उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ। अब तुम्हारे सामने है ये जून 2024 का पेपर जो अभी लास्ट सेशन में गया ना। देखा जाए तो हम 3 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी आप देखोगे तो नीचे आएंगे हम, वही 400-500 वर्ड्स में लिखना है आपने। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एनी ऑफ द 2, इनमें से किसी 2 पर आपने लिखना है। गॉट इट। डिस्क्रिप्टिव प्रोज क्या होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ डायरी राइटिंग क्या होती है, ट्रैवलॉग एज ए लिटरेरी फॉर्म। ट्रैवलॉग क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यात्रा वृत्तांत एज ए लिटरेरी फॉर्म लिखनी है आपने, एज ए लिटरेरी फॉर्म में यूज़ करनी है, ठीक है। वो यूज़ करके आपको ये ट्रैवलॉग के बारे में बताना है। डिफरेंस बिटवीन ए स्मेल एंड अ मेटाफोर, तो स्मेल और मेटाफोर में क्या क्या फ़र्क होता है ये मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। पहले ये कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रोज। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन देंगे ना आप, उसमें आप ये लिख सकते हो कि इट्स अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट यूजेस विविड व्हाट लैंग्वेज टू डिस्क्राइब पीपल, सेटिंग्स, डिफरेंट सेटिंग्स और सीन, ठीक है ना। अ पीस ऑफ प्रोज, ये भी एक प्रोज ही है आपका, पीस ऑफ प्रोज ही है, ठीक है। तो ये यूज़ किया जाता है रीडर्स को विजुअलाइज कराने के लिए व्हाट इज़ हैपनिंग इन द राइटिंग, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ डायरी राइटिंग, तो आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ डायरी राइटिंग क्या होता है कि इट्स अ पर्सनल एंड इंट्रोस्पेक्टिव प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, रिकॉर्डिंग वंस थॉट एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये आपने लिखना है। ट्रैवलॉग एज अ लिटरेरी फॉर्म, इसका मतलब है कि आपने बताना है ए ट्रैवलर्स अ ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ अ ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब एक ट्रैवलर ने जो एक्सपीरियंस किया उसने उस चीज़ के बारे में ट्रूथफुल लिखना है, मतलब जो उसने रियल में चीज़ें फील करी ना अपने ट्रैवलिंग में, वो सारी आपने एज ए ट्रैवलिंग लिटरेरी फॉर्म में यूज़ करना है आपने। फिर डिफरेंस बिटवीन सिमिल एंड मेटाफोर, ये इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट टाइम आया है तो ये आप कर लेना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो सिमिल है ना, ये तो एक आप इसको बोल सकते हो कि इट मेक्स अ कंपैरिजन यूजिंग वर्ड्स लाइक है ना, और एज,
ठीक है, ये हो गया। और फॉर एग्जांपल जैसे कि द कॉन्सर्ट वाज फुल ऑफ क्राउडेड और द कॉलेज वाज फुल ऑफ स्टूडेंट्स एज, ऐसे बता सकते हो। और जो मेटाफोर होता है, मेटाफोर मीन्स इट मेक्स अ कंपैरिजन डायरेक्टली और सब्सटीट्यूटिंग वन थिंग्स फॉर अनदर, ठीक है। सब्सटीट्यूट ढूंढना मतलब आप ये बता सकते हो किसी चीज़ का सब्सटीट्यूट ढूंढ लेना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप सिमिल के लिए करेंगे तो जैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल शी स्वैम लाइक अ फिश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइक यूज़ किया, तो ये कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। अगर हम मेटाफोर के लिए कंपैरिजन करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। मतलब एक चीज़ जो है उसको वैसे ना शो करके आप उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जो मनी है, मनी को आप एज ए टाइम के सब्सटीट्यूट में देख रहे हैं, ठीक है। या इसको आप उल्टा भी बोल सकते हो कि टाइम को आप, टाइम इज़ अ मनी, तो टाइम का जो सब्सटीट्यूट है वो मनी में आप इसको बता सकते हो। या फिर लाइक कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मान लो ही राहुल इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी, है ना, चलती फिरती डिक्शनरी है। तो इस तरह से आप ये यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये दिसंबर में आ गया 2022 में, जून में आ चुका है ये क्वेश्चन, और दिसंबर जो 2022 में भी आ चुका है, ठीक है। सॉरी, हाँ, दिसंबर में आ गया, जून में आ गया। क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ नेहरूज क्वेस्ट ऑफ मैन। जो नेहरू की ने जो ये लिखा है ना क्वेस्ट ऑफ मैन के बारे में, आपको जो थीम है नेहरू की उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज क्या करता है कि उसको सिर्फ आपने एनालाइज ही नहीं करना है, बट उसकी आलोचनात्मक विवरण देना है आपने। क्रिटिकली का मतलब उसकी आलोचना भी करनी है, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आप बस तारीफ कर देंगे, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका राइट अ नोट ऑन द कल्चरल डिवाइड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ एज सीन इन एटकिंस ट्रेवल्स बाय ए लेजर लाइन। ये प्रोज में से फिर से एक प्रोज आ गया। देखो यहाँ पे ये 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको इन सारे जो भी मैं रिपीटेड बता रही हूँ ना, इन सबको करके जाना है अच्छे से। यहाँ पे क्या बताना है आपने कि जो एटकिन ने जो ट्रैवल किया था ना इंडिया में, तो वहाँ के नॉर्थ और साउथ के जो पार्ट्स देखने के बाद उसने वो जो कल्चरल डिफरेंस वहाँ पर देखा, ठीक है। नॉर्थ और साउथ के बीच जो कल्चरल डिफरेंस देखा एटकिन ने अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग में, अपने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा है, तो उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ के जाना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। देखो फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज सीन इन स्ट्रेसिस बायोग्राफी। पहले क्या था, प्रिंस को किया गया था, सॉरी, जो पहले वाला क्वेश्चन था हमने जो पहला पेपर में किया था उसमें प्रिंस एल्बर्ट को किया गया था, इसमें यहाँ पर है ना, प्रिंस एल्बर्ट के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया के बारे में ही पूछ लिया गया है, जो स्ट्रेसिस के बायोग्राफी है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेसी है उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है उसमें क्वीन विक्टोरिया को कैसे बताया गया है, किस तरह से पोर्ट्रेट किया उन्होंने, उस पर आपने यहाँ पर बताना है। 5th क्वेश्चन है ओवर। देखो ये फिर से आ गया, इसी की कमी थी। शूटिंग एन एलिफेंट, यहाँ पर भी फिर से आ गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ओवल्स व्यू ऑन इम्पेरियलिज्म आर क्लियरली सीन इन हिज एसे शूटिंग एन एलिफेंट, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। ये जो उनका जो ये ऐसे था ना, शूटिंग एन एलिफेंट मीन्स एलिफेंट्स को गोली मारना, अगर आप हिंदी में ऐसे बोलोगे तो उसमें ओवरऑल से ना, ओवरऑल्स ने उसके उनके व्यूज़ बताने हैं। क्लियरली सीन जो भी है, जो इसमें दिखता है ना, अगर आपने ये पढ़ा है तो इसके बारे में आपने उनके व्यूज़ बताने हैं। फिर कर लेते हैं फटाफट से ये वाला 6, गिव अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ द मदर फ्रॉम द स्टोरी मदर। अगर आपने मदर स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, ये नया क्वेश्चन आया है। अगर आप, वैसे तो इसमें आपको ऑप्शन मिले हैं क्वेश्चन पेपर में, लेकिन अगर आपको ये नया लगता है और नहीं करना चाहते हो या इसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, बाकी के जो भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं जो रिपीटेड हैं उनको कर लेना। कोशिश ये करना है कि जो ईजी हैं उनको पहले करो, है ना। तो वही है डिटेल कैरेक्टर स्केच बनाना आपने ऑफ द मदर ऑफ द स्टोरी मदर। ये जो स्टोरी है मदर, इसमें जो मदर को जिस तरह से दर्शाया गया है उसके बारे में आपने सब कुछ लिखना है, ठीक है। फिर है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस दैट मेड इनकेट बिलीव दैट हर कल्चर एंड हिस्ट्री वर इन्फीरियर टू दैट ऑफ द कोलोनाइजर्स। तो देखो इसमें तो आप सिंपल सा पहले तो यही लिखोगे कि
describe that Kincaid believed that her culture and history were inferior because that of the colonizers because of the negative effect of the British colonialism on Antigua. ठीक है, ऐसे आप स्टार्ट करेंगे। तो जो एक्सपीरियंस रहे थे उनके, या जो जिस तरह क्यों वो इन्फीरियर समझते थे, क्या रीज़न थे उनके बारे में। एक था उनका कॉलोनिज्म हो गया, एजुकेशन वाइज हो गया, नियो कॉलोनियलिज्म हो जाएगा यहाँ पर एक। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। फिर आपका आता है आई थिंक 2 क्वेश्चन और हैं। हाँ ठीक है, ये भी कर लेते हैं फटाफट से। नैरेट पिप्स फर्स्ट विजिट टू मिस हैविशम स्ट्रेसिंग ऑन द थीम ऑफ डीके दैट ही सॉ देयर। इसमें क्या है कि जो पीप्स हैं उनकी जो फर्स्ट विजिट थी टू मिस हैविशम स्ट्रेसिंग ऑन द थीम ऑफ डीके दैट ही सॉ देयर। तो ये भी यहाँ पे ना एक जो है प्रोज का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि कॉमन थीम्स इन मैनी वर्क्स ऑफ लिटरेचर हो गया। ठीक है, लिटरेचर के बाद इंक्लूडिंग गोथिक लिटरेचर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैमलेट हो गया, रोज ऑफ एमिली जैसे, इस तरह से। तो ये इसी को बोलते हैं द थीम ऑफ डीके। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करना है आपने यहाँ पे कि जो पिप्स की जो फर्स्ट विजिट थी टू मिस हैविशम स्ट्रेसिंग ऑफ द, ये प्रोज यूज़ कर दिया यहाँ पे, दैट ही सो देयर। जो उन्होंने यहाँ पर ये सब देखा ना कि कॉमन थीम इन मैनी वर्क्स ऑफ लिटरेचर इंक्लूडिंग गोथिक लिटरेचर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैमलेट, अ रोज ऑफ एमिली, ये इनके लिखे हुए थे। तो उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, रसल हैज़ created an effective picture of upper class life in Victorian Britain. Discuss with examples from his autobiography. इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो रसल की जो ऑटोबायोग्राफी है ना, रसल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो अपर क्लास थी, अपर क्लास कब थी, विक्टोरियन ब्रिटेन के टाइम में जो अपर क्लास थी उनकी लाइफ के बारे में बताना है। क्रिएटेड एन इफेक्टिव पिक्चर मतलब वो जो उनका जो जीवन काल था या किस तरह से उनका जो लाइफस्टाइल था ये अपर क्लास वालों का, वो आपने यहाँ पर बताना है विद एग्जांपल। तो ये हो गए हमारे 3 पेपर। ठीक है, हाँ ख़त्म हो गए। तो ये अब आप देख लो, अंडरस्टैंड कर लो इस चीज़ को कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अच्छे से उनको करके जाना। ठीक है, कल तुम्हारा पेपर है। और ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ मुझसे छूट गया हो या फिर कुछ मिस हो गया हो या तुम्हें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।